28 न्यूअर कैनन्स ऑफ कॉमन स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो कॉमन स्टॉक इन्वेस्टमेंट के कुछ एलिमेंट्स हैं। पहला ये कि इन्वेस्टमेंट एक ग्रुप ऑपरेशन है जिसमें रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जाता है ताकि एक अच्छा रिजल्ट मिल सके उन सब का एवरेज होके। सेकंड एलिमेंट ये है कि उस ग्रुप का जो इंडिविजुअल स्टॉक है उसको हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट से पास करेंगे। और तीसरा एलिमेंट ये है कि हमें बॉन्ड सिलेक्शन से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा कॉमन स्टॉक सिलेक्शन में, क्योंकि इनमें ज़्यादा रिस्क है बॉन्ड से। तो उधर 3 अप्रोचेस की बात करते हैं कॉमन स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए। पहली है सेक्युलर एक्सपेंशन एज अ बेसिस ऑफ सिलेक्शन। सेक्युलर एक्सपेंशन मतलब हमारा नेशन बढ़िया कर रहा है, इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, अभी डेवलप नहीं हुआ है, डेवलपिंग कंट्री है, तो बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, ग्रोथ हाई होगी काफ़ी अपनी जीडीपी सारी चीज़ों की। इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी नेशनल वेल्थ और अर्निंग पावर इंक्रीज होगी और अपनी जो मेजर कंपनीज हैं कंट्री की उनके जो प्रॉफिट्स हैं उनमें रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये ऑथर का मतलब यही है कि आप इकोनॉमी को ब्रॉडली देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी अच्छा करने वाली है, हमारी इंडस्ट्रीज अच्छा करने वाली हैं और हम उन इंडस्ट्रीज में जो अच्छी अच्छी कंपनीज है बेट लगा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, इंडिविजुअल ग्रोथ एज अ बेसिस ऑफ सिलेक्शन। इसमें हम इंडिविजुअल कंपनीज आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकती हैं फ्यूचर में। 1938 रिपोर्ट थी नेशनल इन्वेस्टर्स कॉरपोरेशन की, जिसमें ये स्टेटमेंट दी गई थी ग्रोथ कंपनीज की जो कॉमन स्टॉक होती हैं जिनकी अर्निंग्स फॉरवर्ड ही जाती रहती हैं, साइकिल टू साइकिल में इंक्रीज ही होती रहती हैं, और अगर अफेक्ट भी हुई तो बहुत ही टेम्परेरीली अफेक्ट होती हैं, वो सबसे बढ़िया मीडियम है इन्वेस्टमेंट का। तो ऑथर बोलते हैं कि हर कोई ये पॉलिसी फॉलो कर सकता है। इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। ग्रोथ कंपनी से क्या मतलब है आपका, और क्या इन्वेस्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये ग्रोथ कंपनीज एक्यूरेसी के साथ। तीसरा यह है किस हद तक जो हम प्राइस पे करेंगे उन्हें खरीदने के लिए वो ये इंश्योर करेगा कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। तो पहला ग्रोथ कंपनीज क्या है, ग्रोथ कंपनीज वही हैं जिनकी अर्निंग्स फॉरवर्ड जा रही हैं, बस साइकिल टू साइकिल, नीचे तो देख ही नहीं रही। और फिर क्या इन्वेस्टर उन्हें आइडेंटिफाई कर सकता है। तो अब इसमें ये दिक्कत आ गई है कि अगर वो जो नई कंपनी सेलेक्ट करेगा जिनका छोटा ड्यूरेशन है, एक्सपेंशन का पुराना छोटा रिकॉर्ड है, टेम्परेरी प्रोस्पेरिटी हो रही है उन छोटी कंपनीज में जिसकी वजह से फ्यूचर में वो रिवर्स हो जाए, और अगर वो ऐसी कंपनी चूज कर ले कि जो बस बढ़ती बढ़ती गई है और बहुत सारी बिजनेस 3-4 बिजनेस साइकिल से पिछली, तो हो सकता है वो सुपर मैच्योरिटी स्टेज पे आ गई हो, अगली साइकिल वो टिक ना पाए क्योंकि ज़्यादा ही लॉन्ग पीरियड हो गया ना। क्योंकि इंडस्ट्रीज का यही होता है ना पीरियड, स्टार्टिंग में स्ट्रगल करती है जब स्टार्टअप होती है, काफ़ी सेटबैक आते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा काम पीरियड आता है प्रोस्पेरिटी का, फिर ग्रोथ होती है परसिस्टेंट, फिर सुपर मेच्योरिटी आ जाती है जिसमें या तो कंपटीशन घुस जाता है या एक्सपेंशन कम हो जाती है क्योंकि बचा ही नहीं एक्सपेंड करने के लिए, लीडरशिप लॉस्ट हो जाती है, कंपटीशन ऐसी तैसी कर देता है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, नहीं तो कंपनी को इनोवेटिव वेज में एक्सपेंड करना पड़ेगा। और क्या जो हम प्राइस पे कर रहे हैं वो फ्यूचर ग्रोथ को डिस्काउंट कर रहा है। अगर इन्वेस्टर को अच्छा फ्यूचर फ्री में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब जो प्राइस है वो सिर्फ पास्ट रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। वैसे यूजुअली क्या होता है, जिन स्टॉक्स के अच्छे प्रोस्पेक्ट होते हैं वो हाई प्राइस पे सेल करती हैं, और अगर इन्वेस्टर सब्सटेंशियल अमाउंट फ्यूचर ग्रोथ के लिए पे कर रहा है खरीदते हुए स्टॉक को, तो वो बहुत तरह के रिस्क ले रहा है। रिस्क यह है कि हो सकता है भाई तूने जो ग्रोथ ली है वो ना हो, उससे कम हो ग्रोथ फ्यूचर में। दूसरा ये हो सकता है कि क्या पता तू बहुत ज़्यादा दे दे उस ग्रोथ के लिए। तीसरा ये हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम तक मार्केट उसे इतनी ऑप्टिमिस्टिकली ना ले जितनी ऑप्टिमिस्टिकली भाई तू ले रहा है उसे। इसमें सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट तब होगी जब आप हाई प्रीमियम नहीं पे कर रहे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए कंपनी के, बल्कि ऐसी कंपनीज चूज करो जिनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए आप ऑप्टिमिस्टिक हो लेकिन मार्केट को अभी उनके बारे में नहीं पता, तो इससे आप कम प्राइस पे करोगे। लेकिन ऐसा काम करना बच्चों का खेल नहीं है, तो ऐसी परचेजेस को भी इन्वेस्टमेंट बोला जा सकता है क्योंकि आप फ्यूचर को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं और रियलिस्टिक वे में देख रहे हैं, ना कि ऑप्टिमिस्टिक वे में। और दूसरा, आप प्राइस पे करते हुए पूरा ध्यान रख रहे हैं कि आप ज्यादा तो नहीं पे कर रहे। अब आ जाओ आप तीसरी अप्रोच पे, सिलेक्शन बेस्ड ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल। तो ये सबको पता है, अगर एनालिस्ट को लगता है कि वही जो वो स्टॉक के लिए पे कर रहा है उस स्टॉक की वैल्यू उस प्राइस से ज्यादा एक्चुअल में बहुत, और कंपनी का फ्यूचर है जो वो रीजनेबली ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, तो वो सिक्योरिटी को हम एज अ इंडिविजुअल स्टॉक फॉर अ ग्रुप इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। देखो 2 तरीके होते हैं मार्केट में पैसे कमाने के। पहला तरीका ये होता है कि ऐसे टाइम पे खरीदो जब जनरल मार्केट लो होती है
और फिर जब मार्केट हाइट्स पे होती है बेच के निकलो। जैसे मार्केट लो पे अभी आई थी, ये जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंट्रोड्यूस हुआ था और फिर वो नीरव मोदी के इससे चल रहे थे फरवरी मार्च में, फिर अब वापस चढ़ गया ऊपर, तो वो टाइम अच्छा था खरीदने का। और फिर अब या थोड़ा टाइम और बाद जैसे जिसको कंफर्टेबल लगे तब निकलने का टाइम है, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि आप अंडर वैल्यूड इंडिविजुअल स्टॉक्स आइडेंटिफाई करो जो कि हर टाइम पे अवेलेबल होती हैं। जब मार्केट चाहे लो हो चाहे ना हो तब भी वो स्टॉक्स मिलेंगी। तो ये वाला काम करना बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। खुद को 30 मार खाना समझे, नहीं तो पैसे पूरे डूब जाएंगे। 50% 60% लॉस भी होते हैं ऐसे कामों में। तो पहली टेक्निक है जो मार्केट हाई पे होती है लो पे होती है, तो आप उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और फिर उसके बीच में से एक लाइन मार सकते हैं। उस लाइन के नीचे होगा तो खरीद लो, उस लाइन के ऊपर होगा तो बेच दो। तो एक तो ये तरीका होता है, देसी सा तरीका है काफी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक डाइवर्सिफाइड लिस्ट बना लो टॉप की कंपनीज की फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज। फिर उसके बाद जो उनकी एवरेज अर्निंग्स है कंपनीज की, उसको कैपिटलाइज कर दो। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट उठा लो, उसका मल्टीपल दे दो। जैसे कि पहले बात कर चुका हूँ मैं बॉन्ड्स में, बार बार नहीं करूंगा अब, ठीक है। एक बेस वैल्यू आ जाएगी अब, तो अगर बाइंग पॉइंट एक पर्टिकुलर परसेंटेज नीचे हो इस बेस वैल्यू से तो खरीद लो, एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऊपर हो तो बेच दो। तो इसमें ड्रॉबैक यही है कि जो आपके बाइंग सेलिंग पॉइंट है वो गलत हो सकते हैं, आपने हो सकता है गलत चूज कर लियो। हमेशा एक चांस रहता है कि मार्केट का बिहेवियर ज्यादा ही बढ़िया या ज्यादा ही बेकार हो जाए पास्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि आप तो पास्ट सोच के चलोगे ना। तीसरा ये हो सकता है भाई, ये फॉलो करने के लिए डेयरिंग होना चाहिए बंदे को, क्योंकि आप बाइंग सेलिंग तब करोगे जब मार्केट सेलिंग बाइंग कर रही होगी, उल्टे चलोगे आप मार्केट के। तो आ जाओ दूसरी टेक्निक पे जो थी इंडिविजुअल इश्यूज आइडेंटिफाई करने एट ऑल टाइम्स इन द मार्केट। तो ऐसे इश्यूज अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो एज अ ग्रुप परचेज के लिए इंडिविजुअल सिक्योरिटी सेलेक्ट कर सकते हो आप। ऐसी सी बहुत सारी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये अच्छी अप्रोच है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का और आपकी नेटिव एबिलिटी भी है खुद की जो होती है, तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। इस अप्रोच में एक सवाल ये है जिसका जवाब आपको ढूंढना है कि क्या हमें उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें चीप लग रही हो क्वांटिटेटिव एंगल से, लेकिन स्टडी करने पे अगर हमें पता चले कि उनके एवरेज प्रोस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर की, कोई बैड एस प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, एवरेज प्रोस्पेक्ट्स हैं लेकिन चीप मिल रही है। बताओ अब करोगे कि नहीं करोगे। तो ऑथर ने पता नहीं जवाब दिया नहीं दिया इस बुक में, बाकी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ ये सबसे खतरनाक चीज होती है। सस्ता मिल रहा है तो ले लो, एवरेज प्रोस्पेक्ट वाली चीज, वो साले एवरेज बिलो एवरेज होते हुए देर नहीं लगती। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।